Hello everyone, I am back with the third video of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Let's get a quick recap of the chapter that we have discussed so far in the video. The author of the chapter, Gordon Cook, one of the author of the chapter, Gordon Cook, goes on an adventurous trip with his family, and during his journey he faces or he experiences a disaster. He experiences a strong, a very frightful event, that is his boat gets stuck in the storm, and his boat is stuck with a strong frightful wave and his boat gets smashed. उनका बोट पूरी तरीके से टूट जाता है and there is water everywhere on the boat. He is also hurt, वो खुद भी उनको चोट लगी हुई है. His daughter is also hurt. Everybody is trying to get the water out of the boat because so that the boat do not sink, उनका बोट डूब ना जाए, so that the boat does not sink. And Larry and Herb, both the crew members are trying to pump the water out of the boat. वो लोग पानी निकालने की कोशिश कर रहे like madmen, because if there is water everywhere on the boat might sink. Okay, boat डूब जाएगा, इसीलिए it is necessary to pump the water out of the boat. Mary is trying to take control of the wheel. वो बोट को संभालने की कोशिश कर रही हैं, व्हील पकड़ी हुई हैं वो. His daughter, Gordon Cook's daughter is also hurt on the head, Susan, and there is water in the lower part of the boat, as I have already discussed and told you in the last video. And Susan is also hurt in her head is swollen, and so let's discuss it further. अब आगे देखते हैं कि क्या होता है. Now, after finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो लोग अगर अभी बोट को रिपेयर नहीं करते हैं जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है, तो बोट श्योरली सिंक हो जाएगा, बोट श्योरली डूब जाएगा और उसके साथ साथ वो लोग भी डूब जाएंगे. बोट के साथ यही सिचुएशन है कि अगर बोट एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि इफ़ समथिंग गोज़ बैड ड्यूरिंग द जर्नी, अगर जर्नी के टाइम पे कुछ बुरा होता है या कुछ आपके ट्रांसपोर्ट आपके व्हीकल के साथ यानी बोट के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता है, शिप के साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो वहाँ पे रिपेयर करने वाला कोई नहीं है. ठीक है, द क्रू मेंबर्स एंड द ऑफिशियल और द टेक्निकल और प्रोफेशनल पर्सन ही उसको वो कर सकते हैं. हमारे यहाँ रास्ते के जैसा नहीं है कि जाते जाते आपको अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो वहाँ पे गैराज है, मैकेनिक है, वो आपको उसको ले आए या बुला लिए और यू कैन या आप किसी से लिफ्ट लेकर के चले गए अपनी गाड़ी को छोड़ कर के. ऐसा नहीं है, देयर इज़ वाटर एवरीवेयर, आप कहाँ जाओगे. सो दिस इज़ द थिंग दैट दे हैव टू रिपेयर द बोट देमसेल्व्स. उनको खुद ही बोट को रिपेयर करना होगा. सो गॉर्डन कुक एक हैमर, एक हथौड़ी ढूंढते हैं, स्क्रू ढूंढते हैं और कैनवस ढूंढते हैं. कैनवस टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ किया जाता है जिससे पानी अंदर नहीं आता है, दैट इज़ कॉल्ड कैनवस. एक बहुत मोटा स्ट्रॉन्ग क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है ताकि पानी बिल्कुल ही अंदर ना आए. तो वो चाह रहे थे कि वो कैनवस को और स्क्रू और हैमर वगैरह ढूंढ रहे थे ताकि जहाँ जहाँ टूटा है बोट उसको रिपेयर कर सके, ताकि कुछ समय के लिए भी पानी थम जाए और पानी बोट के अंदर ना आए. ये करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज अगर वो पानी का बहाव जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा था, अगर उसको नहीं रोका जाता तो द बोट माइट सिंक, श्योरली सिंक, माइट क्या, बोट डूब ही जाता. ओके, विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव. और वाटर का के साथ क्या था, पानी के साथ जो पानी आ रही थी वेव्स के थ्रू, वो तो आ ही रहा था, जहाँ से टूटा था वहाँ से भी. तो यानी कि दोनों साइड से पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वेव्स थम नहीं रही थी, लहरों से भी पानी आ रही थी और जहाँ से बोट टूटा था वहाँ से भी पानी समंदर के से अंदर आ रहा था. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch over across the gaping holes. किसी तरीके से somehow वो मैनेज करते हैं कैनवस को, जहाँ जहाँ टूटा है वहाँ वहाँ उसको बिछाते हैं, उसको स्क्रू और से सिक्योर करते हैं, वाटर प्रूफ करते हैं, मतलब वहाँ से पानी अब नहीं आ सकता अंदर, और गैपिंग जो होल्स थे उसको कवर करते हैं. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side.
कुछ ऐसा उन्होंने उपाय किया जिससे क्या होता, कुछ पानी तो अभी भी अंदर आ ही रहा था, लेकिन ज़्यादातर पानी क्या होता, डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, मतलब मुड़ करके और कहीं से निकल जा रहा था। उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, ठीक है। सो ही मैनेज टू कंट्रोल द वाटर। अभी तक जो पानी अंदर आ रहा था उसको तो उन्होंने किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की थी। More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. बोलते हैं ना कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, इनके साथ भी वही हुआ। देखो, पानी बोट को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है ना कि अगर ऐसा कंडीशन आता है कि बोट में पानी भर गया है या पानी है, तो उसको पंप होते हैं, उसमें पानी निकालने के लिए वाटर पंप्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मोटर होता है ना, मोटर से अगर कहीं पे पानी है, उससे किसी पानी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, वाटर मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर होता है उससे। तो यहाँ पे भी, बोट पे भी वो मोटर्स होते हैं, हैंड पम्प्स होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ था कि वो जो पंप है वो जाम हो गया था, ठीक है। वो उसमें क्या हो गया था, कचरा जम गया था। डेब्रिस मीन्स कचरा, ये एक्चुअल कचरे की बात नहीं हो रही है। जो भी चीज़ें बोट पे तैर रही थी इधर उधर, जैसे उनका खिलौना, उनके बर्तन, उनका कपड़ा, वो सब इधर उधर पानी में तो तैर ही रहा था। अब वो तैरते तैरते वो जा कर के उस होल्स में जा कर के जम गया या अटक गया, जाम हो गया, जहाँ से पानी निकल सकता था। उन कचड़ों की वजह से ये जो पंप था वो सारा जाम हो गया था, तो वो दोनों काम नहीं कर रहा था। दूसरी मुसीबत ये आई कि इलेक्ट्रिक शॉक हो गया। ऑब्वियसली उतना पानी, उतना वेव, उतना सब कुछ होगा, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ऐसे किसी पोल से या कहीं से ली हुई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वो टर्बाइन जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी जो था वो सब शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से बिजली भी नहीं है तो मोटर भी नहीं चलेगा, हैंडपम्प भी काम नहीं कर रहा था, तो आप पानी को निकाले तो निकाले कैसे। सो एवरीथिंग वॉज गेटिंग वर्स, एक के बाद एक सारी चीज़ें खराब हो रही थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। थ्रेटनिंगली का मतलब होता है धमकी, थ्रेट का मतलब होता है धमकी या डराना, और थ्रेटनिंगली का मतलब होता है वार्निंग के साथ। तो जो पानी का जो बहाव था, जिस स्पीड से पानी भर रही थी वहाँ पे, वो बहुत डरावना था, वो कुछ वार्निंग दे रहा था। अगर पानी को नहीं रोका गया तो दैट इज़ गोइंग टू सिंक द बोट, उसके वजह से बोट जो था वो सिंक भी हो सकता था। दैट वॉज थ्रेटनिंग, वो बहुत डराने वाला था, डरावना था। नाउ back on the deck, I found that our 2 spare hand pump had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib and the dinghies and the main anchor. अब क्या हो रहा है कि पानी का लेवल बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था, जो बोट में जो पानी थी उसका लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, यानी कि पानी भर रहा था बहुत स्पीड से। हैंडपम्प ख़राब हो चुका था, हाथ से उतना पानी निकालना पॉसिबल नहीं था, छोटा बोट नहीं था कि हाथ से पानी निकाल लिया जाए, दैट वाज अ बिग शिप। तो उससे हाथ से 3 लोग मिलकर के कितना पानी निकाल सकते थे। तो अब क्या होता है कि उन्होंने अचानक उनको याद आता है कि उनके पास 2 स्पेयर हैंडपम्प है जो कि डेक पे है, ऊपर है, ठीक है, और हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, द जिब एंड द डिंगीज एंड द मेन एंकर। कुछ स्पेयर चीज़ें वो लोग रखते हैं। अगर ये वाला मेन वाला काम नहीं करता है तो जैसे स्पेयर स्पेयर टायर गाड़ी में लोग रखते हैं, अगर टायर पंचर हो जाता है तो एक स्पेयर होता है ना उनके पास, उसी तरीके से उनके पास भी स्पेयर हैंडपम्प थे। डिंगीज स्मॉल बोट्स को कहा जाता है, बड़े बड़े शिप में स्मॉल बोट्स को रखा जाता है कि अगर बड़ा शिप डूब भी जाए तो छोटे छोटे बोट को क्या किया जाता है, पानी में उतार करके, और लोग उससे 1 बाय 1, बहुत ज़्यादा उसमें कैपेसिटी नहीं होती है, एक बोट पे 1 या 2 लोग बैठ करके जा सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए और हैंडपम्प को, स्पेयर वाले हैंडपम्प को यूज़ किया जाए, नहीं तो डिंगीज़ वगैरह ये सब स्पेयर पार्ट्स जहाँ पे रखे रहते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं कि कुछ ना कुछ उपाय निकल सकता है। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। इनको तब याद आता है कि एक रूम होता है चार्ट रूम, जहाँ पे मैप्स होते हैं, जहाँ पे ड्राइंग्स किए जाते हैं, जहाँ पे नक्शा वगैरह पढ़ा जाता है, वो सब ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि उनको याद आता है कि वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक पंप है। शिप बहुत बड़ा है तो 1 2 4 5 6 हो सकता है, इतने सारे पंप्स होते होंगे उनके पास। तो सडनली उनको याद आता है कि चार्ट रूम में भी एक इलेक्ट्रिक पंप रखा है।
I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. अब वो अपना दिमाग लगाते हैं, पूरा इंजीनियर जितना भी उनका टेक्निकल दिमाग था वो सब लगाते हैं और सब कोई को वो जो इलेक्ट्रिक पम्प था उसको एक पाइप से, आउट पाइप से जोड़ते हैं, मतलब उसको डायरेक्टली पानी ताकि समंदर में गिर जाए, वो एक आउट पाइप से उसको कनेक्ट करते हैं। और राहत की बात ये थी कि वो वर्क करता है, वो काम करता है, मतलब उनका आइडिया जो था, उनका दिमाग काम किया, उनके आइडिया ने काम किया और पानी अब बाहर निकल रहा था। The night dragged on and with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, working on the radio. और वो रात कैसे बीती? एक लूप चल रहा था, रूटीन चल रहा था, पंप कर रहे थे, स्टीयरिंग संभाल रहे थे, रेडियो पे सिग्नल्स दे रहे थे, बस पूरी रात यही चलता रहा, एंडलेस, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी। अब कितने भी वो बारिश भी थम जाता, अगर तूफ़ान भी थम जाता, वेव्स भी थम जाता, तो भी उनका बोट इस हालत में नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा देर तक उन लोगों को कैरी कर सकता था, बहुत ज़्यादा दूर तक उन लोगों को ले जाया जा सकता था। तो देयर वाज अ सीवियर नीड ऑफ कॉलिंग समवन और फॉर हेल्प। बहुत ज़रूरी था कि वो लोग हेल्प के लिए किसी को बुलाएं, मदद के लिए कॉल करें और कोई आए उनकी मदद करने के लिए। सो दिस वॉज वेरी नेसेसरी। तो पूरी रात वो लोग यही कोशिश करते रहे, कोई स्टीयरिंग संभाल रहा था, कोई पंप कर रहा था पानी को, कोई बार बार रेडियो पे सिग्नल ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मेड ए कॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्ड है। मे डे कॉल्स, ठीक है। मे डे कॉल्स एक ऐसा कॉल होता है जो कि किसी को हेल्प के लिए बुलाना होता है। जब ये एरोप्लेन में या फिर शिप में ऐसा सिचुएशन जब आ जाता है, जब आपका जो क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट हो या शिप क्राफ्ट हो, वो अगर आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अब आप उसको संभाल नहीं सकते हो, तो आप सिग्नल भेजते हो मे डे, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका जो शिप और जो भी आपका क्राफ्ट है वो कनेक्टेड होता है एक ऑफिस या एक ऐसा पॉइंट होता है कहीं पे शहर में, वहाँ से कनेक्टेड होता है, जहाँ से लोगों के पास सिग्नल होता है कि आपका बोट अभी कौन से एरिया में है, आपका क्राफ्ट अभी कौन से एरिया में है, किस जगह पे है, और वहाँ पे आपको मदद के लिए तुरंत भेज दिया जाता है। या तुरंत तो नहीं, जितना भी टाइम लगता है, लेकिन वो लोग आपको हेल्प के लिए किसी ना किसी तरीके से आपको बचाने की वो लोग कोशिश कर सकते हैं, या आपको अलग अलग उपाय बताते हैं जिससे आप टेम्परेरी अपनी जान बचा सकते हो। तो ये सिग्नल भेजा जाता है उन लोगों को, ठीक है। मे डे कॉल, ये एरोप्लेन में या बोट में ही सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। ये रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो कि आप ट्रांसपोर्ट टेलीपोर्ट करते हो कि लोगों को, जो लोग मेन सेंटर में बैठे हुए होते हैं, जहाँ से आपका जिस एरिया, जो मेन एरिया होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आग लग गई है, तो आप कॉल करते हो फायर ब्रिगेड को, तो फायर ब्रिगेड वाले कैसे आते हैं बचाने के लिए? उसी तरीके से जहाँ पे आपका शिप है, जहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट है, वहाँ वो आपको नज़दीकी कोई हेल्प का जगह देंगे, कोई तरीका बताएंगे, या खुद किसी को भेजते हैं ताकि वो लोग आपकी मदद कर सके। दैट इज़ कॉल्ड मे डे कॉल, ओके। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जिस जगह पे वो लोग थे, वहाँ से ये मे डे कॉल करना भी बहुत आसान नहीं था। ये सिग्नल उनका सिग्नल कहीं और पहुँच नहीं पा रहा था, ना ही उन तक कोई सिग्नल आ रहा था। सो दैट वॉज नॉट वर्किंग, वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। सूज हेड वॉज स्वोलन अलार्मिंगली। सू का हेड और अलार्मिंगली यानी थ्रेटनिंगली का ही सिनोनिम होता है अलार्मिंगली। दोनों सिनोनिम है, थ्रेटनिंग और अलार्मिंग, दोनों का मतलब वार्निंग होता है, चेतावनी देने वाला, ठीक है। तो सू का जो हेड था वो धीरे धीरे और सूज रहा था, स्वोलन हो रहा था, फूलता जा रहा था, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं था, अच्छी निशानी नहीं थी। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज़, और काले उसके आँख के पास भी क्या हो गया था, काला पड़ गया था, बड़ा बड़ा उसका वो उसके सर पे चोट लगा था। तो जैसे काला सूज जाता है तो उस पर कालापन आ जाता है, नीलापन आ जाता है, ब्रूसेस आ जाते हैं, ठीक है, चोट का निशान। तो दो हो गया था उसके सर पे। एंड नाउ शी शोड आज अ डीप कट ऑन हर आर्म, और तो और उसने एक डीप कट, उसके बाह पे भी एक गहरा कट हो चुका था, वो भी उसने दिखाया अभी। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all.
अब गॉर्डन कुक उससे नैरेटर उससे पूछते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे आर्म पे भी चोट लगी है, डीप कट हुआ है। तो वो छोटी सी बच्ची 7 साल की, उसमें इतना दिमाग है, वो उसमें इतनी बुद्धि है कि वो कह रही है कि मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती थी। जब मैं देख रही हूँ कि आप लोग हम लोगों की सबकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप खुद पहले से इतने परेशान हैं, तो मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी ये दिखा करके कि मुझे चोट लगी है। तो शी वॉज सो यू कैन से मैच्योर, वो इतनी समझदार थी, उसमें इतनी बुद्धि थी। नहीं तो कोई छोटा बच्चा 7 साल का अगर उसको इतना चोट लग जाता तो वो और पैनिक हो जाते हैं पेरेंट्स की। एक तो ऐसा सिचुएशन चल रहा है, उसमें बच्चा अगर छोटा सा डीप कट छोटा कट भी हो जाता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, उधम मचा देते हैं। तो और या फिर ऑब्वियसली दर्द होता है, लेकिन दैट वाज आउट ऑफ कंट्रोल। अगर वो हो जाता है तो बच्चे का रोना देख करके पेरेंट्स और पैनिक करते हैं। तो ये समझ में नहीं आता उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन अभी इनका सारा अटेंशन था कि किसी तरीके से बोट को संभाले, और उनकी बेटी इतनी समझदार थी कि उनका अटेंशन को डिवाइड नहीं की, उनका ध्यान अपनी तरफ नहीं, उसकी चोट की तरफ ना दे करके वो लोग अपना सारा का सारा ध्यान बोट पे और उनकी ज़िंदगी बचाने में लगे हुए थे। बाई मॉर्निंग ऑन 3 जनवरी, तो सोचो ये सारा इंसिडेंट सिर्फ 2 जनवरी का था, सिर्फ एक दिन में इतना सब कुछ हो गया था, और अब 3 जनवरी हुआ है। बाई मॉर्निंग ऑन 3 जनवरी the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब जो इंजीनियर जो भी इंजीनियरिंग इन्होंने की थी उस पर, वाटर पंप और इलेक्ट्रिक पंप पे, तो वो काम कर गया था, उससे आधा से ज़्यादा पानी निकल चुका था, और पानी निकल ही रहा था, पानी अब अंडर कंट्रोल था, वो काम किया था थैंकफुली। तो उसकी वजह से पानी अब और ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, पानी का लेवल नहीं बढ़ रहा था, तो वो अंडर कंट्रोल था, जिसके वजह से उन लोग को 2-2 घंटे का रेस्ट मिलता था, कि 2 घंटे कोई पंप करता था वाटर, 2 घंटे रोटेशन में। ठीक है, वो लोग एक साथ अब काम नहीं कर रहे थे, वो लोग रेस्ट ले करके काम कर रहे थे, क्योंकि दैट 24 आवर्स वॉज वेरी फ्राइटनिंग फॉर देम। वो 24 घंटा वो जो था, जो उन्होंने झेला 2 तारीख को, दैट वॉज वर्स, उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता था। सब मर्जी के काम कर रहे थे, कोई भी रुका हुआ नहीं था, सब किसी तरीके से अपने दिमाग लगा रहे थे कि कुछ अंडर कंट्रोल हो जाए, कुछ चीज़ें राहत मिल जाए। लेकिन अब उनको फाइनली 2-2 घंटे के रोटेशन पे वो लोग काम कर रहे थे, 2 घंटे ये काम कर रहा था, 2 घंटे वो, 2 घंटे कोई और कर रहा होगा, इस तरीके से। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat main rib frame was smashed down to the keel. अच्छा, आखिर पंप हो रहा है वाटर, तो पानी अंदर आ कहाँ से रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन था। तो गॉर्डन कुक ने दिमाग लगाया कि कहीं तो एक बड़ा लीक हुआ है जिसके वजह से इतने ज़्यादा मात्रा में पानी बोट में आ रहा है। तो ये ढूंढते ढूंढते वो सारा वाटर लाइन चेक कर रहे थे, क्योंकि वाटर लाइन ही पंप हुआ है, टूटा है कहीं ना कहीं। वाटर लाइन, बोट में भी वाटर लाइन होता है, शिप में भी, जिससे नहाने वाने का पानी आता है, खाना बनाने का पानी आता है, पीने का पानी आता है। तो वो भी क्या था, वो चेक कर रहे थे कि अंदर कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था। और ये चेक करते करते उनको पता चलता है कि जो मेन रिब फ्रेम होता है, मेन फ्रेम जहाँ जो मेन लाइन होता है पाइप का, वही स्मैश हो चुका है, वही पूरी तरीके से टूट चुका है। एंड डाउन टू द कील, ये स्टील का एक लंबा सा पीस होता है, ठीक है, स्टील का लंबा सा पीस होता है जो कि शिप के एकदम बॉटम में लगाया जाता है, एकदम सबसे नीचे लगाया जाता है, जिससे कि शिप जो है वो सीधा शिप सीधा रहे। ठीक है, कुछ नीचे हैवी डालते होंगे किसी तरीके से, ये एक पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शिप का। ये क्या बोलते हैं, जैसे फाउंडेशन होता है ना, घर बनता है तो फाउंडेशन डाला जाता है, तो फाउंडेशन हम लोग डालते हैं, उसके बाद फिर ईंटें का घर बनता है। तो ये जो है, ये कील समझो वो स्टील का पीसेस नीचे बैठता है, सीधे लकड़ी नहीं होती है नीचे, पहले स्टील का फ्रेम होता है, उसके बाद फिर ऊपर, ताकि जो बोट है वो सीधा खड़ा रहे। तो ये जो स्टील का फ्रेम था नीचे, सबसे नीचे बॉटम में, यही टूट गया था।
और इसके टूटने की वजह से मान लो लकड़ी टूटती भी तो ये स्टील का फ्रेम तो सही रहता, यहाँ से पानी नहीं आ सकती थी, लेकिन ये जो स्टील का फ्रेम था इसी के टूटने की वजह से क्या हो रहा था कि उतने ज़्यादा मात्रा में बोट में पानी घुस रहा था। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टील पीस विच कीप्स द बोट अपराइट, सीधा रखता है बोट को, और यही टूट गया था। And was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cardboard partition. अब ये जो मान लो ये फ्रेम है नीचे स्टील का, ठीक है, और ये स्टील का है और इसके ऊपर मोटी मोटी लकड़ियों का फ्रेम डाला होता है, एक्सक्यूज मी, मोटी मोटी लकड़ियों का फ्रेम डाला होता है। तो ये जो है ये पूरी तरीके से टूट चुका है, कहीं से भी टूटा होगा। अब क्या है कि जो पूरा बोट है वो सिर्फ इन लकड़ियों पे टिका हुआ है, स्टील का फ्रेम जो है वो टूट चुका है और पूरा जो बोट है वो अभी सिर्फ इन लकड़ियों पे खड़ा है, स्टील का कोई सहारा नहीं है, मतलब मेन फाउंडेशन जो है वो टूट चुका है और बोट को सीधा रखने के लिए सिर्फ यही लकड़ी अभी बचा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता है। नाउ एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशन, we had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. अच्छा, जो सबसे पहला वाला जो वेव आया था, रिमेंबर, जिसके बारे में मैंने बताया कि वो इतना ज़्यादा ऊंचा था, जिसका क्रेस्ट बहुत ज़्यादा फ्राइटफुल था, भयानक था, जो कि एक एक्सप्लोजन के जैसा गिरता है। उस हिट के बाद से लेकर के अभी तक 15 घंटा बीत चुका है और बोट जितना सह रहा था, बोट वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, उस पर बहुत कुछ हो रहा था, बहुत जगह से बोट टूट चुका था, ज़्यादातर मेन जो पार्ट्स थे बोट के वो नष्ट हो चुके थे और इसके वजह से बोट अब बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता था, बोट अब बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता था, ना ही नहीं चल सकता था। तो इसलिए ज़रूरी था कि बोट को एक किसी यू कैन से हार्बर तक पहुंचाया जाए या किसी ऐसे जगह पे कोई रेस्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे बोट को रोका जाए, वहाँ पे रिपेयर किया जाए, या कोई भी वो लोग को एक स्टॉप लेना ज़रूरी था, कहीं पर उन लोग के लिए रुकना ज़रूरी था। और ऑस्ट्रेलिया पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय हो जाता क्योंकि उनका नियरेस्ट स्टॉप जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. उन्होंने अपना चार्ट चेक किया, उनके पास कंपास होता है, उनके पास मैप्स होते हैं, तो वो जब अपना मैप चेक करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि आगे ईस्ट की तरफ 2 आइलैंड है, 2 टापू है जहाँ पे वो लोग स्टॉप कर सकते हैं, जहाँ पे वो लोग अगर वहाँ तक बोट पहुँच जाती है तो वहाँ पे वो लोग रुक करके कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं, या एटलीस्ट डूबेंगे तो नहीं। तो ये ज़रूरी था उन लोगों के लिए कि वो लोग वहाँ पर एक स्टॉपेज ले नाउ, और वो कुछ 100 किलोमीटर्स के आसपास था, यानी 100 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑन देम वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक आइलैंड का नाम था आइल एम्स्टरडैम, ये एक साइंटिफिक बेस था। बहुत सारे ऐसे आइलैंड होते हैं, बहुत सारा ऐसा रिमोट प्लेस होता है, सुनसान जगह होता है जहाँ पे लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ये भी एक साइंटिफिक बेस था जहाँ पे साइंटिस्ट लोग रिसर्च वगैरह करते थे, तो ये एक साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, और उनका इकलौता होप यही था कि वो इन 2 आइलैंड में से किसी भी एक आइलैंड पे समय पे पहुँच जाए। पिन प्रिक्स, पिन प्रिक्स ऑफ द वास्ट ओशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पिन प्रिक्स ऑफ द वास्ट ओशन का मतलब है वास्ट, मतलब बहुत बड़ा, ओशन महासागर, तो उस महासागर में वो जो 2 आइलैंड है, अगर इतना बड़ा आइलैंड है ओशन है, तो ये जो आइलैंड है ये 2 छोटे छोटे डॉट के जैसा पिन प्रिक का मतलब होता है चुभाना। तो अगर मैं आपको कांटा चुभा दूँ तो आपके 2 ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्या होता है, मार्क हो जाता है ना, प्रिक होता है, तो वहाँ पे छोटा छोटा रेडनेस उठ जाता है वैसे। तो ये आइलैंड भी सपोज ये पिन प्रिक के जैसा ही था, इस महासागर में वो 2 ये आइलैंड ऐसा दिखाई दे रहा था, पिन प्रिक बोला गया इसीलिए, ठीक है। Now, but unless the wind and the seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed.
The great wave had put our auxiliary engine out of action. मैंने बोला ना, जब मुसीबत आती है तो सब साथ में ही आती है, ठीक है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी था कि विंड थम जाए और बुरा ना हो। अबेटेड का मतलब और बुरा होना, किसी चीज़ को और ख़राब ना कर देना। अबेट और ख़राब ना बनाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो बस भगवान से वो लोग यही मना सकते थे कि जो समंदर है और जो हवाएं हैं वो और बुरा ना करे, बुरी ना हो जाएं और ख़राब ना हो उनके साथ, और वो थम जाएं, और ताकि वो लोग कम से कम सीधे चल सके, वो लोग अपना सेल को आगे बढ़ा सके, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सके। और वहाँ तक ये जिसका चांसेस बहुत स्लिम था, जिसका चांसेस बहुत ही कम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वेदर का जैसा सिचुएशन था और हवाएं और समंदर का जैसी स्थिति दिखाई दे रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, और भी चीज़ें ख़राब ही होती जा रही थी। और सबसे बड़ी बात तो थी, जो बड़ा वाला वेव आया था, जो लहर था जिसने हिट किया था, उसके वजह से इनका जो ऑक्सिलरी इंजन था, 2 इंजन होते हैं, मेन इंजन और ऑक्सिलरी इंजन, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इंजन जो था वो इनका आउट ऑफ एक्शन, मतलब ख़राब हो चुका था, काम ही नहीं कर रहा था वो, तो इनके साथ ये भी बुरा हो चुका था। Now on January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 36 घंटे बीत चुके थे, 4 जनवरी भी आ गया। पंप करते 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 एक अच्छी बात थी कि पानी का बहाव अब अंदर कम हो गया था, बस कुछ सेंटीमीटर ही पानी अब बोट में बचा था, बाकी सारा पानी बाहर हो गया था। सोचो कितना पानी भर गया होगा कि पिछले 36 घंटे से वो लोग पंप ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ सेंटीमीटर पानी बोट शिप में बचा हुआ है निकालना। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब इन लोग को किस चीज़ पे ध्यान देना था? उस पानी के स्पीड को कंट्रोल करना था, जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा था। कहीं ना कहीं से तो अभी मैंने बताया ना, यहाँ से पानी अंदर आ रहा था, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। इसके स्पीड को अगर वो लोग कंट्रोल कर पाते तो पानी बोट जो था वो सेफ था। तो ये उनको ढूंढना था और इसको एटलीस्ट अंडर कंट्रोल करना था। नाउ वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। प्रेशर ऑफ द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल apart, so we hosted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. अच्छा, मैंने कल बोट बनाया था बोर्ड पे, तो मैंने आपको दिखाया था कि जिब क्या होता है, मास्ट क्या होता है, मेन जिब था एक, और एक स्टॉर्म जिब था, है ना। तो मेन जिब से क्या होता है ना कि बोट स्पीड भागता है, ठीक है। बोट जो है वो अपनी गति से ही चलेगा, लेकिन स्पीड चलेगा। जो सबसे बड़ा वाला जिब होता है, ये मान लीजिए बोट का सबसे बड़ा जिब है, ठीक है। तो अगर ये लोग नहीं गिरा सकते थे, इसलिए नहीं गिरा सकते थे, इसको अभी ये लोग बंद करके रखे थे। अभी ये वाला काम नहीं कर रहा था, इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि अगर ये लोग इसको गिराते तो बोट बहुत स्पीड जाता, और जो विंड का प्रेशर था वो ये मेन जिब नहीं ले पाता। अगर बोट चलता है और इसको ये लोग गिरा देते हैं तो ये जो है बोट को बहुत स्पीड आगे बढ़ाएगा। इसका प्रेशर जो है वो ये नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये जो मेन मास्ट था, ये हल, ये टूट चुका था। अगर ये गिरेगा तो हवा से जिप पे प्रेशर आएगा, जिप पे प्रेशर आएगा तो ये यहाँ से कहीं से भी ये डैमेज हुआ होगा तो ये पूरी तरीके से टूट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? फिर से, ये लोग अभी इस मेन जिब को नहीं गिरा सकते थे, इनका बोट स्पीड नहीं भगा सकते थे। इसलिए नहीं भगा सकते थे क्योंकि इनका जो हल था वो डैमेज हो चुका था। अगर ये लोग मेन जिब को गिराते हैं तो इस कपड़े पे विंड प्रेशर लगेगा। विंड प्रेशर की वजह से ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डैमेज है, और ये टूट के अलग हो जाएगा और इनके बोट को और नुकसान हो जाएगा। अगर मेन जिब गिरा तो पूरा बोट पलट सकता है, ठीक है। So this was the thing. Now, so we hosted. लेकिन ये इसीलिए इन्होंने क्या किया, स्टॉर्म जिब, एक और जिब था जो मैंने बताया, स्मॉल जिब होता है, स्टॉर्म जिब होता है, तो इन्होंने अपना स्टॉर्म जिब को लहरा दिया और इसी गति से चलने लगे। जिस गति से ये ले जाएगा बोट को, जिस पेस से ले जाएगा, जिस स्पीड से ये ले जाएगा, उसी स्पीड से ये लोग चलने लगे, ठीक है। मेन वाले को रहने दिया, ठीक है। और ये ज़रूरी था
वहाँ तक पहुँचने के लिए कि अगर ये लोग ये काम करता तो ये लोग जिस पॉइंट पे पहुँचना चाहते हैं उस 2 आइलैंड पे ये लोग काफ़ी जल्दी पहुँच सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा अब जहाँ तक पहुँच पाएँ। ठीक है, ये ज़रूरी था उनके लिए। नाउ Mary found some corned beef and cracker biscuit and we ate our first meal in almost 2 days. मेरी को फॉर्चुनेटली बचा कुचा कुछ खाना सब तो बह गया था, कुछ खाना उनको मिलता है, कॉर्न बीफ मीट होता है वो, तो वो मिलता है और क्रैकर्स बिस्किट मिलता है उनको, और 2 दिनों में ये उन्होंने अपना पहला खाना सब ने मिलकर खाया था। सिचुएशन ऐसी थी कि ना उनको भूख लगी थी, ना भूख का ठिकाना था, ना प्यास का ठिकाना था, सब बस काम किए जा रहे थे, बोट को संभालने की कोशिश किए जा रहे थे, कहीं भी कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बस किसी तरीके से जान बचाने की कोशिश किए जा रहे थे। और मैरी को ये 2 चीज़ खाने में मिलती है, कॉर्न बीफ और क्रैकर्स बिस्किट, और पूरे 2 दिन 36 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद, जितने भी घंटे के बाद उन्होंने अपना ये पहला खाना खाया था सब ने। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन इनकी राहत ज़्यादा लंबी नहीं थी, ये ज़्यादा देर का राहत का सांस नहीं था। रेस्पाइट का मतलब राहत होता है, इनकी राहत ज़्यादा देर की नहीं थी, कुछ फिर बुरा होने वाला है। At 4 PM black clouds began building up behind us. 4 बजा और फिर से काले घने बादल इनके सर पे आ चुके थे। Within the hour, the wind was black to 40 knots and the seas were getting higher. 1 घंटा ही नहीं बीता था, 1 घंटा भी नहीं बीता था कि जो समंदर था, जो हवा थी, वो 40 नॉट्स मैंने आपको कल बताया था, स्पीड होता है नॉटिकल पर माइल, है ना। तो ये नॉट्स जो होता है वो समंदर का स्पीड और विंड ये सब का स्पीड को मेजर करने के लिए, बोट के स्पीड को मेजर करने के लिए इसको एक यूनिट होता है ये, ठीक है। तो जो हवा थी वो इतनी स्पीड से बह रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से समंदर में और हलचल बढ़ गई, जो लहरें थी और ऊंची ऊंची आने लगी। और अब लहरें ऊंची आएंगी तो बोट को ही तो असर करेंगी ना, बोट भी उतना उछलेगा, पलटने का डर होगा, वेव्स ऊपर आएंगे, फिर से पानी भरेगा, तो चीज़ें और ख़राब होने का जितना सिनेरियो बन सकता था, सारा सिनेरियो प्रिपेयर्ड था, सब बन चुका था। द वेदर कंटिन्यू टू deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5 our situation was again desperate. Deteriorate का मतलब गिरना, डाउनफॉल होना, खराब होना, स्थिति खराब होना, उसको ये बोलते हैं deteriorate, ओके। तो जो वेदर था और बेकार होता गया, उसकी सिचुएशन और ख़राब होती गई, मौसम और ख़राब होता गया, और ये लोग का जान बचाने का जो सिचुएशन था उसमें, और क्योंकि अब ये लोग इतना देख चुके हैं, अब अगर वो चीज़ सिनेरियो फिर से रिपीट होता है तो ऑब्वियसली आदमी डेस्परेट हो जाएगा कि अब नहीं, अब बर्दाश्त के बाहर है, अब कुछ करना होगा जिससे कि पहले ही हम लोग सावधान हो जाएं, पहले ही कुछ करके रखो ताकि अपनी जान बचा सको। तो वही सिचुएशन इनके साथ भी हो गई है कि पूरे रात जो था वेदर ख़राब होता गया, एंड बाई डॉन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, सनराइज़ का जो समय होता है, 5 जनवरी आ गई थी, पूरे रात वेदर, 4 जनवरी को रात को शाम 4 बजे से वेदर ख़राब होना शुरू हुआ, पूरी रात वेदर ख़राब होती रही, वेदर का सिचुएशन ख़राब होता गया, डेटेरियोरेट होता रहा, और 5 जनवरी को जैसे ही सुबह होती है, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और इनका सिचुएशन और ख़राब हो गया क्योंकि वेदर सुधरा नहीं। When I went in to comfort the children, John asked, अब गॉर्डन कुक जाते हैं अपने बच्चों के पास और उनको कंफर्ट करने के लिए, उनको थोड़ा आराम देने के लिए उनसे पूछते हैं, उनके बच्चे उनसे पूछते हैं, जॉन उनका बेटा उनसे पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पापा क्या हम लोग मरने वाले हैं। I tried to assure him that we could make it, लेकिन गॉर्डन कुक उनको दिलासा देते हैं कि नहीं, हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। वी विल ट्राई टू मेक इट, मतलब हम लोग यहाँ से सही सलामत वापस निकलेंगे, हम लोग लड़ेंगे और हम लोग को कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। बट डैडी, लेकिन वो बोलता रहता है, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर,
लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा। हम लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, हम लोग डरते नहीं हैं क्योंकि हम लोग सब साथ हैं ना, मरने से मुझे डर नहीं लग रहा। उतना छोटा सा बच्चा 6 साल का वो कह रहा है कि मुझे मरने से डर नहीं लग रहा है। हम लोगों को, मतलब अपने और अपनी बहन के बारे में, कि हम लोगों को मरने से डर नहीं लग रहा है पापा, क्योंकि हम लोग तो सब साथ में हैं ना। सो दिस इज़ द डायलॉग ऑफ द हेडिंग, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द डायलॉग बाय जॉनथन द सन ऑफ गॉर्डन कुक। गॉर्डन कुक का जो बेटा था जॉनथन, उसने ये डायलॉग बोला है, वी आरंट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम लोग सब साथ हों तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। इससे क्या होती है, देखो इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा लाइन बोल रहा है, उसने हिम्मत नहीं हारी है अभी तक। इससे उनकी हिम्मत और बढ़ती है ना। सिचुएशन देखो, हर बैड सिचुएशन निकल जाता है, हर बैड सिचुएशन, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप हिम्मत बिल्कुल हार जाते हैं, और उसी समय पे अगर कोई बस ऐसा बोलने वाला हो कि हाँ सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कहाँ से होगा नहीं पता, लेकिन इतना ही बोलना किसी का बहुत मायने रखता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके, टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना। तो समटाइम वर्ड्स का बहुत कीमत होता है, शब्दों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। उतना ही काफ़ी होता है किसी के लिए बोलना। वो कुछ दे नहीं देगा आपको, लेकिन वो आपको हिम्मत देगा, वो आपको लड़ने की ताकत देगा उस ख़राब सिचुएशन में। अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते उसके बैड टाइम्स में, तो एटलीस्ट कीप योर वर्ड्स स्ट्रॉन्ग, कीप योर वर्ड्स काम, कीप योर वर्ड्स गुड। आप अच्छे शब्द बोल सकते हो ताकि सामने वाले को हिम्मत मिले। नाउ यू, मॉमी, सू एंड आई, वो बोलता है अपने चारों के बारे में बोल रहा है कि मैं, तुम, पापा, मैं, पापा, सू और मम्मी, अगर हम लोग साथ में हैं सब लोग, तो मुझे मरने से डर नहीं लगता है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I do. देखो ये मैंने बोला ना कि हिम्मत आती है। यहाँ पे उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे कि वो किससे उसका जवाब देते या रेस्पॉन्ड करते, लेकिन जब वो उस कैबिन से निकलते हैं उनमें इतनी हिम्मत होती है कि नहीं, मैं अपने बच्चों को कुछ होने नहीं दे सकता है, मेरे पास जो है, जितना कुछ मेरे अंदर, जितनी शक्ति है, मैं उससे, उस ताकत से लड़ूंगा और इस समंदर से लड़ूंगा, और मैं यहाँ से अपने बच्चों को सही सलामत वापस निकालूंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो ये जो हिम्मत थी उनको लड़ने की ताकत देती है। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में हिम्मत हार जाती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, ना मेड एक कॉल रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना हम लोग का सब कुछ टूट चुका है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मेरे साथ बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा तो बच्चों को देख करके डर लगता है कि हम लोग तो ऐसा किए सिचुएशन में आके फंसे ही, अपने बच्चों को भी साथ में हम लोगों ने फंसा दिया। तो ये सारा सोच जो होता है, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, वो इंसान को ज़्यादा तोड़ देते हैं, लेकिन उसका एक डायलॉग बोलना वो उनको गॉर्डन कुक को कितनी हिम्मत देता है, और वो वापस से उठते हैं कि नहीं, यहाँ से मुझे अपने बच्चों को सही सलामत निकालना है। ओके, नाउ विद द अनडैमेज्ड पोर्ट hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. वो जब कैबिन से निकलते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें नज़र आती है, कुछ चीज़ें वो इकट्ठी करते हैं हेल्प लेने के लिए या कुछ उससे करने के लिए। वो क्या क्या होता है, डैमेज पोर्ट होता है, पोर्ट यानी कि जो टूटा था ना, इसको बनाने के लिए वो क्या करते हैं, रोप्स लेते हैं, एंकर नायलन की रस्सी होती है मोटी मोटी, उसको लेकर के जाते हैं, और फिर 22 मीटर प्लास्टिक बैरल, केरोसिन ऑयल, केरोसिन उसको पैराफिन भी बोला जाता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो पैराफिन लेकर के जाते हैं वो, और कि रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये केरोसिन वो बोलते हैं इसको। अब क्या करेंगे उससे मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये सारी चीज़ें लेकर के जाते हैं 2 बैरल में। बैरल का मतलब होता है जो डब्बा होता है ना जिसमें ऑयल रखा जाता है, उसको बैरल बोलते हैं। वो लेकर के जाते हैं, और इसको रिपेयर करने के लिए नायलन की रस्सी लेकर के जाते हैं जिसमें जो एंकर में लगा होता है उसको ले जाते हैं, और इम्प्रोवाइज़ करने जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो करेंगे जिससे वो अपना दिमाग, फिर वो अपना इंजीनियरगिरी दिखा रहे हैं जिससे कि कुछ हो सके, मे बी उनको पता होगा। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near.
अब उस शाम को मैरी और वो और उनकी वाइफ मैरी दोनों साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को हिम्मत देते हुए कि लेकिन दोनों को पता है कि अंत बहुत नज़दीक है, पता नहीं वो लोग इससे निकल पाएंगे कि नहीं यहाँ से। वो लोग सच दोनों एक दूसरे को जान रहा है, लेकिन वो लोग एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं ये सारी चीज़ें। उनके मन में है, दोनों के मन में है कि शायद अंत बहुत नज़दीक है, यही हमारे साथ आखिरी टाइम है हम लोगों का, ठीक है। क्योंकि जो मोशन था शिप का, जिस गति से शिप चल रही थी, उससे क्या हो रहा था, पानी और ज़्यादा अंदर आ रहा था। देखो, शिप जब बहुत तेज़ चलेगी तो पानी कम अंदर आएगा, शिप धीरे चल रही है तो पानी को जगह मिल रहा है ज़्यादा अंदर आने का, जहाँ से भी शिप टूटी हुई है। तो इसीलिए मेन शिप जो है वो गिरा हुआ नहीं है, शिप बहुत तेज़ी से फ्लोट नहीं कर पा रहा है, इंजन आउट ऑफ एक्शन है, तो शिप में बिल्कुल भी पेस नहीं है, स्पीड नहीं है। अगर शिप तेज़ी से चलता है तो पानी कम अंदर आ पाएगा उस स्पीड में, और पानी कम भरेगा तो ये लोग हो सकता है पानी भरते भरते वहाँ आइलैंड तक पहले पहुँच जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इस वजह से जो भी इनका आइडियाज़ है, जो भी इनका प्लान है, वो काम नहीं कर रहा है और ये लोग निराश होते जा रहे हैं। मन में इनके कहीं ना कहीं डर है कि ये इनका अंत है, अंत बहुत नज़दीक है, ठीक है, अब ये लोग शायद नहीं बचेंगे। But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, लेकिन वेव वॉकर शिप ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। ये उस विंड को, जो भी तूफ़ान था, स्टॉर्म था, उसको चीरता हुआ आगे बढ़ा, और इन लोगों को अब फ़िलहाल विंड जो है वो शांत है, उतनी देर वो बर्दाश्त कर लिया, झेल लिया उस विंड को, वो बहुत बड़ी बात है। एंड विंड जो है वो थोड़ा ईज हो गया है, मतलब शांत हो गया है। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, एक वर्ड है सेक्सटेंट, ये कंपस जैसा होता है, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है शिप पे, जिससे मेजर किया जाता है एंगल्स और डिस्टेंस को, कि किस तरीके से एंगल में जाना है शिप के, क्योंकि सड़क नहीं बनी होती है समंदर में, ना ही पता होता है कि इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो वो कंपस के सेक्सटेंट ये सब सारा ही इंस्ट्रूमेंट काम करता है, जो कि उनको डिस्टेंस बताता है कि इतने एंगल पे ट्रैवल करेंगे, इतने डिस्टेंस पे हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में हैं, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट यही बताता है। तो वो जाते हैं देखने के लिए कि चार्ट रूम में कि कहाँ हम लोग किस एंगल में ट्रैवल कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस में और हम लोग को जाना है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड changes of course and drift and current in an effort to calculate our position। वो नीचे चार्ट रूम में जाते हैं, वहाँ पे वो लोग वो सारा कुछ अपना फिज़िक्स का कैलकुलेशन लगाते हैं, देखते हैं कि विंड का स्पीड क्या है, उनका बोट किस स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से और ड्रिफ्ट करेंगे तो कितने दूर पहुँच पाएंगे, कितने बजे तक पहुँच पाएंगे, उनका जो करंट सिचुएशन है उनको क्या क्या एफ़र्ट लगाने से कहाँ तक वो लोग कितनी जल्दी कितने नज़दीक पहुँच पाते हैं, ये सारी चीज़ों को वो कैलकुलेट कर रहे हैं। The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। खुशी की बात ये थी कि वो लोग अभी समंदर में 1.5 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे, और अब जिस आइलैंड पे वो लोग को जाना है, यानी कि आइलैंड एम्स्टर्डम, ये उस समंदर में इन लोगों के इन लोग के पोजीशन से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर था, सिर्फ 65 किलोमीटर दूर था, और अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उस आइलैंड तक पहुंचने में नहीं बचा है। While I was thinking, Sue moving painfully joined me। जब वो ये सब सोच रहे थे चार्ट रूम में, ये सब कैलकुलेट कर रहे थे, सू उनकी बेटी धीरे धीरे दर्द में बेचारी, उसका सर पूरा फूल चुका है, उसके ब्लैक डॉट्स हो चुके हैं उसके सर पे, ब्लैक आई बोलते हैं जिसको, तो वो धीरे धीरे उनके पास घसकते हुए पहुंचती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slit।
उसका जो यहाँ पे चोट लगा था वो भी फूल गया है, उसका जो आई जो ब्लैक हो गया था, आई के नीचे काला आँख बन गया था, वो स्लिट हो गया था, उसमें चीरा लग गया था, क्योंकि वो जैसे जैसे फूलता जा रहा था वैसे वैसे वो ऑब्वियसली स्किन स्ट्रेच होगा तो वो उससे खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था, वो स्लिट हो गया था, कट गया था। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उन्होंने, उस बच्ची ने अपने पापा को एक कार्ड दिया जो कि उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, कैरिकेचर्स, कार्टून्स देखा होगा आपने, जो न्यूज़पेपर में या कॉमिक बुक में जो इंसान का जो कार्टून कैरेक्टर बनाया जाता है, ठीक है, कार्टून ऑफ ह्यूमन, उसको कैरिकेचर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको कॉमिक्स में मिलेगा, या फिर पॉलिटिशियंस का देखे होंगे, जो चुटकुला वगैरह होता है उसमें बना हुआ होता है, तो उसको कैरिकेचर्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो बेचारी एक कार्ड लेकर के आती है, छोटी सी बच्ची, उसमें ये कैरिकेचर्स बना होता है जिसमें मेरी और उसके पापा बने हुए होते हैं, और उसमें कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ? ये लो, यहाँ पे कुछ मजाकिया लोग हैं, क्या इसको देख करके तुमको हंसी आ रही है? आई लाव्ड अ लॉट एज वेल, और उसको देख करके गॉर्डन को बहुत हंसते हैं। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज भी था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं मम्मी डैडी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ये कार्ड मेरे तरफ से आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए है, और बस हम लोग अच्छे की आशा करते हैं, बेस्ट की सब कुछ ठीक हो जाए। समहाउ वी हैड टू मेक इट। और अब देखो, ये सारी छोटी छोटी, मैंने आपको बताया ना कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपको हिम्मत देती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि नहीं, अभी भी आगे बहुत कुछ बाकी है, और वो बहुत कुछ जो बाकी है उसको पूरा करने के लिए हिम्मत आती है कि नहीं, अभी कैसे अंत है, अभी नहीं है अंत, इसके आगे भी बहुत कुछ और उसको करना है। और जब ये ठान लेता है इंसान तो फिर किसी भी चीज़ से लड़ सकता है, तो लड़ने की हिम्मत आती है। तो ये बच्ची जो है वो जॉन और ये दोनों को ही ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं जिससे क्या कर रहे हैं ये लोग, दिख रहा है कि ये लोग कितने करेजियस हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई दूसरा बच्चा होता तो वो रो रहा होता कि शायद अब हम लोग नहीं रहेंगे, इधर पानी है उधर पानी है, मम्मी पापा कहाँ हैं। लेकिन ये लोग बहुत हिम्मत रखे हुए हैं और लड़ रहे हैं समंदर में, दिनों रात इनका सिचुएशन ख़राब हो रहा है, लेकिन ये लोग दोनों छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जिससे इनके मम्मी पापा को हिम्मत मिल रही है कि नहीं, अभी आगे इनके बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, अगर इनको कुछ हो जाता है तो ये अंत नहीं हो सकता है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको लड़ना है, अब किसी भी तरीके से इनको यहाँ से बाहर निकलना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो वो कार्ड में इतना प्यारा सा मैसेज था कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ मम्मी पापा, और आप लोगों ने हम लोग के लिए कितना कुछ किया है उसके लिए थैंक यू आप लोगों को, और बस हम लोग सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वी होप फॉर द बेस्ट, हम लोग आशा करते हैं कि सब अच्छा हो जाए। और इससे ये पढ़ करके गॉर्डन को हिम्मत आती है और ही डिसाइडेड कि नहीं, अब तो यहाँ से निकलना है, वी हैव टू मेक इट, यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म करना है, किसी तरीके से सिचुएशन को झेलना है और यहाँ से निकलना है। सो थैंक यू दिस मच फॉर टुडे।